ये आज एस्से का पहला क्लास है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि क्या इसमें बेसिकली कितने लेक्चर्स होंगे और हमारा कोर्स का प्लानिंग क्या रहने वाला है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा और लेंदी कोर्स नहीं होने वाला है। एस्से का एक, मुझे ऐसा लगता है कि एस्से का एक नॉर्मल ओवरव्यू मिलने के बाद भी हम इस स्तर पे काफ़ी सहज होंगे कि एक किसी भी कठिन से कठिनतम टॉपिक पे हम एक अच्छा और काफ़ी शानदार एस्से लिख पाएँ, ताकि इससे के जो एग्ज़ाम हो उसमें अच्छे से अच्छा मार्क्स हमें प्राप्त हो सके। हम आज के क्लास में इससे की एक नॉर्मल ओवरव्यू, एक स्टोरी के फॉर्म में जानने की कोशिश करेंगे कि इससे की शुरुआत कब से मानी जाती है। इससे की शुरुआत अराउंड 16th सेंचुरी से मानी जाती है। बेसिकली इसकी शुरुआत यूरोप में मानी जाती है, फ्रांस के साइड में, और वहाँ से दो स्कूल ऑफ थॉट्स निकलते हैं। हाल इन इंफॉर्मेशन का एग्ज़ाम्स हॉल में कोई काम नहीं है, लेकिन हमेशा मेरा मानना ये है कि यदि हम किसी चीज़ को जान रहे हैं तो थोड़े बेहतर तरीके से जानें तो ज़्यादा अच्छा, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा इन डेप्थ होता है। तो यदि हम देखें तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स है इस एस्से को लेके। एक जो फ्रांस से आया है, जिसके फॉलोअर्स जिसको मॉन्टेन ने प्रतिपादित किया था, और वहीं जो दूसरा थॉट है वो यूरोप का ही एक थॉट है जिसको फ्रांसिस बेकन ने प्रतिपादित किया था। अब ये बताने का कारण बस इतना है कि इन दोनों ने जिस तरीके के एस्से बताए हैं उस तरीके से ही एस्से यूपीएससी में पूछी जाती है। हम कई बार देखते होंगे कि क्वेश्चन आता है, विवेक ही सत्य को खोज निकालता है। अब ऐसे क्वेश्चन यदि आपको पता नहीं कि कैसे लिखना है तो हवा भी नहीं लगती है कि इसमें हम 1200 शब्द तो दूर, हम 400 से 500 शब्द भी कैसे लिख सकते हैं। इसका एक ही तरीका है। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि इन बातों को जानने के बाद आप 1200 क्या, आप लगभग 2000 शब्द दुनिया के किसी भी शीर्षक पे लिखने के लिए एकदम सहज महसूस करेंगे। इसलिए ध्यान से इन चीज़ों को देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। और ये जो ऊपर दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, इन्हीं दो स्कूल ऑफ थॉट से यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछती है। यदि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें तो, जिसको आमतौर पे हम फिलॉसफिकल एस्से कहते हैं या कुछ लोग एनालिटिकल एस्से कहते हैं। तो जैसे कि जो ये पहला स्कूल ऑफ थॉट है, इनका ऐसा मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट पे एस्से लिखा जा सकता है, किसी भी सब्जेक्ट पे एस्से लिखा जा सकता है। लेकिन अब यदि हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, कोई भी क्वेश्चंस उठाएं और देखने की कोशिश करें, तो हम, जैसे कि एक एग्जांपल, मुझे याद नहीं ये प्रीवियस ईयर में कब आया है, लेकिन जैसे कि एक टॉपिक था, अतीत मानवीय चेतना तथा मूल्यों का स्थायी आयाम है। अतीत मानवीय चेतना तथा मूल्यों का स्थायी आयाम है। अब एक ऐसा टॉपिक था, इस टॉपिक पे यदि हमें पता नहीं है क्या लिखना है तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या लिखना है। लेकिन जो ये पहला स्कूल ऑफ थॉट है, ये कहता है कि किसी भी टॉपिक पे इससे लिखा जा सकता है, किसी भी, मतलब यहाँ एक वर्ड है ना, जस्ट सपोज एक वर्ड है त, ठीक है, या फिर एक वर्ड है च, इन सब चीज़ों पे भी इससे लिखा जा सकता है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स को एक्सेस करने के बाद एट द एंड आप इन सब विषयों पे अच्छे खासे वर्ड्स और एक शानदार एस्से लिखने में काफ़ी सहज महसूस करेंगे। तो
मॉन्टेन का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कि किसी भी सब्जेक्ट पे हम इससे लिख सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट थॉट है वही। और भारत में ऐसा इस थॉट को मानने वाले काफ़ी लोग हैं। जैसे कि यदि हम भारत में बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनकी एक एस्से है, इनका एक निबंध है कुटज नाम का। यदि आप इसको नेट पे सर्च करेंगे तो मिलेगा आप, या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो जब आप इनके एस्से पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि किस, जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, प्रताप नारायण मिश्र जी का ही था। इन्होंने एक एस्से लिखा है द पे, द, हाँ सच में द पे इन्होंने से लिखा है, ठीक है। मतलब THE द नहीं, नॉर्मल द जो वर्णमाला में जो आता है वो द व्यंजन जो है, वैसे ही त पे से लिखा है। यदि समय हो तो आप इससे को कभी पढ़ें तो काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आएगी। लेकिन यदि नहीं भी पढ़ें तो भी हम इस कोर्स के एंड तक इतने कंफर्टेबल जरूर होंगे। तो इस स्कूल ऑफ थॉट्स को मानने वाले लोग हैं, ये कहते क्या है, ये तो हो गई इसकी इंफॉर्मेटिव बातें जो एक बस ओवरव्यू के लिए थी। लेकिन ये स्कूल ऑफ थॉट इसके अलावा क्या कहता है कि किसी भी सब्जेक्ट पे इससे लिखा जा सकता है, लेकिन लिखे कैसे, यही तो प्रॉब्लम है कि लिखे कैसे। तो ये आपको सोचने का एक एज देते हैं और कहते हैं कि ऐसे एस्से को लिखने समय हमें अपनी कल्पना, मतलब इमेजिनेशन, मतलब थॉट प्रोसेस, ठीक है, इसको काफ़ी उच्च स्तरीय रखना है। उच्च स्तरीय रखने का मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमें निबंध, मतलब हमें सभी बंधनों से मुक्त रहना है, ठीक है। यदि मुझसे कोई बोले मैं, ठीक है, अब मैं के बारे में हमें अपनी कल्पना को बहुत उच्च स्तरीय लेके जानी है। अब हमसे कोई कहे मैं पे इससे लिखना है, मैं पे इससे कैसे लिख पाऊंगा, ये तो बस एक वर्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लाइन सोच सकता हूँ, खूब सोच सकता हूँ तो मुश्किल से 100 से 200 वर्ड्स, लेकिन उसके बाद मैं कैसे लिखूंगा। तो आप अपनी कल्पना को बढ़ाओ। कल्पना कैसे बढ़ेगी, हम अपने डायमेंशंस बढ़ाएंगे, ठीक है। मैं खुद तक तो सोचूंगा ही अपने बारे में, मतलब माई सेल्फ, खुद के बारे में सोचूंगा, ठीक है। मैं का और मतलब क्या हो सकता है, हम इस चीज़ पे सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ही आप जितना अच्छा सोच पाओगे उतना अच्छा इससे होगा। जैसे कि मैं क्यों हूँ, ये एक थॉट है, ठीक है। मैं क्यों हूँ, कुछ कारण होगा ना, ठीक है। या फिर एक थॉट है मेरा अस्तित्व क्या है, या मैं कौन हूँ, या मैं कौन हूँ, ठीक है। एक ऐसा ही स्कूल ऑफ थॉट ले लेते हैं। तो ये बस मैं पॉइंट सोचने की का तरीका बता रहा हूँ इस पहले स्कूल ऑफ थॉट्स के हिसाब से। तो इससे क्या होगा, अब जैसे यदि इस पे मैं 5 लाइन भी लिख पाता हूँ, फिर इस पे 5 लाइन भी लिख पाता हूँ, मतलब मान लीजिए मैं इस पे 50 वर्ड्स भी लिख रहा हूँ, 50 वर्ड्स भी लिख रहा हूँ, इस पे 50 वर्ड्स भी लिख रहा हूँ, तो एक इससे काफ़ी सारे डायमेंशंस में जब सोचूंगा तो इस तरीके से किसी भी हिस्से में कई सारे टॉपिक्स मुझे मिलने लगेंगे। तो इस तरीके से बस पहले सोचता हूँ कि मैं एक चीज़ सोचा, मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ या मेरा अस्तित्व क्या है, ठीक है। उसके बाद मतलब जैसे ही हम इन चीज़ों को सोचते हैं, फिर हम सोचते हैं एक, जैसे मैं कई बार अहंकार से हम लोग अहंकार के लिए भी दिखाते हैं कि अहंकार, ठीक है। अब जैसे ही अहंकार आया वैसे ही हम इस, मतलब इन जगहों से हमें कई डायमेंशंस जरूर फैलाने हैं, और क्या इनसे भी कोई डायमेंशन हो सकता है, उसे भी जरूर बनाने हैं। जैसे ही अहंकार आया, हम रावण की बात कर सकते हैं, हम हिटलर की बात कर सकते हैं, ऐसे करके हम बात कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका नेगेटिव पॉइंट जब मुझे मैं में बात करना होगा। लेकिन जब मैं में मुझे कुछ पॉजिटिव चीज़ें बात करनी होंगी तो फिर मैं क्या करूँगा, इस मैं को जोड़ूंगा आत्मविश्वास से। अब जैसे ही मैं ये एक वर्ड यूज़ किया ना, आत्मविश्वास,
क्या आत्मविश्वास को मैं और एक्सटेंड कर सकता हूँ? मैं ये सोचने की कोशिश करूँगा। तो मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स उठाऊंगा जिनमें काफ़ी आत्मविश्वास था, उन्होंने कर दिखाया। अब वो एग्जाम्पल कहीं से भी हो सकता है, हालिया एग्जाम्पल हो सकता है, पुराना कोई एग्जाम्पल हो सकता है, नया कहीं का भी, किसी भी देश का हो सकता है। मतलब एक पॉजिटिव एग्जाम्पल हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ आत्मविश्वास दिखानी है। हम गांधी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, मैं के अंदर कई सारे डायमेंशन बनाए इसके, उसके बाद डायमेंशन के अंदर कई सारे सब डायमेंशन बना, टॉपिक्स लिए और सब टॉपिक्स बनाते गए इसके अंदर। क्या इसके अलावा अब कोई भी चीज़ बन सकता है? कुछ हो सकता है मैं के अंदर? सोचते हैं, यदि हम काफ़ी अच्छे से सोचेंगे कि मैं के अंदर क्या कोई और टॉपिक बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हम जितना बनाना चाहें उतना बनेगा। अब हम यदि अहंकार को यदि दबंग व्यक्तित्व से जोड़ दें कि एक अहंकारी इंसान आम तौर पे उसका जो व्यक्तित्व है वो दबंग व्यक्तित्व का हो जाता है, ठीक है, या फिर अत्याचारी हो जाता है, और ऐसे कई एग्जाम्पल मिलेंगे न्यूज़पेपर से, ठीक है। तो इसका फिर समाज पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, देश पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो हम उस तरीके से करके कई सारे डायमेंशन बनाए। मैं इससे भी ज़्यादा डिटेल में सोचना जरूर बताऊंगा, सोचना सिखाऊंगा ऑर्गेनाइज्ड वे से। मैं बस एक पहला स्कूल ऑफ थॉट क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये छोटा सा। तो ये पहला स्कूल ऑफ थॉट है जिसके तहत ये कहा जाता है कि हम कोई भी सब्जेक्ट पे इससे लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स में, जो बेकन का स्कूल ऑफ थॉट है। बेकन क्या कहते हैं, बेकन की एक एस्से नाम की बुक ही है, पुस्तक है एक एस्से नाम की, ठीक है, एस्सेज नाम की। तो इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक इंफॉर्मेटिव बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो ये जो बेकन का स्कूल ऑफ थॉट है, इनका मानना है कि ये विश्लेषणात्मक अर्थात एनालिटिकल एस्से लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और ये कहते हैं कि कोई भी एस्से मतलब थोड़ा उसमें विश्लेषण ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ये क्या कहते हैं कि इनमें कल्पना ज़्यादा हो, ठीक है, ये कहते हैं विश्लेषण ज़्यादा हो, ठीक है, विश्लेषण ज़्यादा हो। अब विश्लेषण यदि ज़्यादा हो रहा है तो फिर ये कहते हैं इसमें निजता मतलब खुद का विचार, ठीक है, मतलब सेल्फ थॉट्स या जो भी मतलब मेरे जो विचार हैं, ठीक है, जो मेरे विचार हैं वो ज़्यादा होगा। क्योंकि एक कॉमन सेंस की बात है, हम किसी चीज़ का विश्लेषण कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का, जैसे सपोज हम किसी फ्रूट का विश्लेषण कर रहे हैं, ये फ्रूट कैसा है, ठीक है, तो हम इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? या तो हम देखेंगे कि ये फ्रूट मतलब हम अपने पर्सपेक्टिव से करेंगे ना, खट्टा है मीठा है, हो सकता है जो मेरे लिए खट्टा हो वो किसी और के लिए कम खट्टा हो या ज़्यादा खट्टा हो, जो मेरे लिए मध्यम खट्टा है, ठीक है। तो जब भी हम विश्लेषण करेंगे तो उसमें हमारे विचार हावी होंगे, काफ़ी उच्च रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही विचार मेरे खुद के हुए, ठीक है, तो इसकी चांसेस ज़्यादा है कि वो मेरे लिए उसमें ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो मेरे खुद के विचार मतलब सबके अपने अपने विचार हैं, तो सबके विचार हैं तो वो ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यदि कई सारे विचार मिलेंगे तो सब्जेक्टिविटी बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए, लेकिन हम यहाँ कलेक्टिव रूप से बात नहीं कर रहे हैं। एक यूनिट पे बात कर मतलब एक ही इंसान के लिए एक एस्से का बात कर रहे हैं कि जब वो लिखेगा तो वो ये मान के ही चलेगा ना कि फ्रूट्स मीठा है या फ्रूट खट्टा है, जो भी, तो यहाँ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिविटी काफ़ी हाई हो जाएगी।
तो क्या भारत में ऐसे लोग इस स्कूल ऑफ थॉट के कुछ लोग हैं सेकंड वाले? तो बिल्कुल हैं, जो बेकन के स्कूल ऑफ थॉट से मैच करते हैं। जैसे एक हिंदी लिटरेचर में एक बहुत ही बड़ा नाम रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो शुक्ल जी इसी विचारधारा से हैं। कहीं ना कहीं प्रेमचंद भी इसी विचारधारा से हैं। प्रेमचंद का आपने नाम जरूर सुना होगा। इनका एक ऐसे है साहित्य का उद्देश्य, इनका एक आर्टिकल है, यदि आप ये पढ़ेंगे तो इस चीज़ से ये समझ आएगा। तो इस तरीके से अब क्या ऐसे यूपीएससी पूछता है? बिल्कुल पूछता है। ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है ये पूछता है, इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे भारतीय सीमाओं का भारत के सीमाओं का प्रबंधन एक जटिल समस्या है। भारत के सीमाओं का प्रबंधन एक जटिल समस्या है। अब ये एक ऐसा एस्से है, माफ कीजिएगा, अब ये एक ऐसा एस्से है जिसपे हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और कई सारे डायमेंशन पे विश्लेषण करेंगे। वो कौन से डायमेंशन होंगे? डायमेंशन 1, 2, 3 आगे भी। तो ये कौन से डायमेंशन होंगे, इस पे हम इसको सीखेंगे, इन्हीं चीज़ों को सीखना है। तो कहने का मतलब ये है कि दो तरह के ऐसे पूछे जा सकते हैं। एक जो थोड़ा विश्लेषण जिसमें ज़्यादा हो, जब विश्लेषण ज़्यादा होगा तो उसमें हमारे विचार ज़्यादा होंगे, ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा आएगी। वहीं दूसरा एक है जो कहता है कि किसी भी सब्जेक्ट पे इससे लिखा जाता है और जब भी ऐसे इससे लिखना हो तो हम उसमें सब्जेक्टिविटी ज़्यादा आएगी, उसमें लिखने वाले की भावना ज़्यादा हावी होती जाएगी। और इसके बाद इसमें कल्पना काफ़ी उच्च स्तरीय होगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारी कल्पना काफ़ी उच्च स्तरीय होती जाएगी। तो दोनों स्कूल ऑफ थॉट से हमारे इससे पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं यूपीएससी में जो निबंध आते हैं, उसको आमतौर पे दो तरीके से यूपीएससी के निबंध को कैटेगराइज किया जाता है। और यूपीएससी में ही नहीं, किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो निबंध आते हैं उसको दो तरीके से आमतौर पे कैटेगराइज किया जाता है। एक को कहते हैं मूर्त सब्जेक्ट, मूर्त विषय। मूर्त को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्क्रीट। ठीक है, कॉन्क्रीट क्यों कहते हैं ये समझ आएगा, अभी तुरंत आएगा। और एक को कहते हैं अमूर्त विषय, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। तो इन दो तरीके से पूछा जाते हैं। मतलब कॉन्क्रीट सब्जेक्ट क्या कौन से होते हैं? ठीक है, तो वैसे इसकी डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट जानकारी के लिए हम बस इतना जान लें कि जो पांचों ज्ञानेंद्रियां जो हैं हमारी, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जो उन पांचों ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त किया जा सके वो मूर्त सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये मूर्त सब्जेक्ट कई तरह के डायमेंशन पे पूछे जा सकते हैं। जैसे किसी सोशल इशू पे पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिक से रिलेटेड हो सकता है, वही आईआर से रिलेटेड हो सकता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, ज्योग्राफिकल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये होंगे मूर्त सब्जेक्ट। जैसे भारत के सीमाओं का प्रबंधन एक जटिल समस्या है, वो सिक्योरिटी का एक क्वेश्चन हम मान सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट सब्जेक्ट के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन अमूर्त सब्जेक्ट कौन है? जो ये केवल विचार का विषय है। ठीक है, इसे हम देख नहीं सकते, टच मतलब पांचों ज्ञानेंद्रियों से इसे जान नहीं सकते। ये विचार का विषय है, सिर्फ और सिर्फ विचार का विषय है। मतलब इसमें सिर्फ विचार कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, और फिर इनको ऐसा नहीं है कि इनको हम प्राप्त कर सकते हैं ज्ञानेंद्रियों से। ठीक है, अब विचार करने लायक कई तरह के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि मतलब कुछ जटिल हो जाए, जटिल विषय हो, या कोई दार्शनिक विचार हो। ठीक है,
मतलब कोई फिलोसफिकल थॉट्स हो या फिर कुछ प्योर कल्पना हो। हालांकि प्योर कल्पना जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, मैं बताऊंगा मैं ये क्या कह रहा हूँ आगे के लेक्चर्स में। लेकिन कोई ऐसी कल्पना हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। तो यूपीएससी केस से आमतौर पे इस दो कैटेगरी में बढ़ते हैं, एक पहला मूर्त और दूसरा अमूर्त। हमें प्रॉब्लम मूर्त में नहीं आती आमतौर पे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ये तो हम लिख लेते हैं, हालांकि इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में और सीखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए, वो अमूर्त विषयों में होती है। और इन अमूर्त विषयों को लिखने के लिए क्या सोचे, कैसे सोचे, कंटेंट कहाँ से लाएं, वो 1200 शब्द, ये सारी चीज़ें कहाँ से लाना है, इन सब चीज़ों पे बात करना, इन सब चीज़ों को सीखना हमारा उद्देश्य होगा आने वाले अगले कुछ लेक्चर्स में। और हम कुछ टॉपिक्स लेंगे, उस पर लाइव टॉपिक सोचेंगे भी, कई सारे सब टॉपिक्स बनाएंगे और फिर लिखने की भी कोशिश करेंगे।